बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, इंट्रोडक्शन टू द एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का जो आपका मानव शास्त्र का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। समझ में आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। अपने को 30,000 सब्सक्राइबर, कितने 30,000 सब्सक्राइबर का जो सब्सक्राइबर है वो पूरे करने हैं और इस मार्च के महीने में करने हैं। एक एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, इन सब पेपर की ना तो पीडीएफ मिल रही है ना नोट्स मिल रहे हैं, मैं आपको सब कुछ फ्री में दे रहा हूं, बदले में आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूं। बस इतना ही तो कह रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 जो सब्सक्राइबर के हैं वो अपना मार्क उसके ऊपर बहुत ज्यादा करीब पहुंच के, मात्र 3,000 सब्सक्राइबर ही कम है। अगर आप जो वीडियो देख रहे हो एक एक बच्चा भी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ये अचीवमेंट है वो अपन अचीव कर पाएंगे। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मेरे दिए गए लिंक से जरूर से खरीद लेना भाई। साथ साथ ये पीडीएफ, काफी बच्चों का सवाल है पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सर्च कर लेना एमडीसी। क्या सर्च करोगे? एमडीसी। तो यहाँ पर एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे इंट्रोडक्शन टू द एंथ्रोपोलॉजी, ये पीडीएफ को आपको पढ़ने के लिए 41 नंबर पेज पर आ जाना है। कितने नंबर पेज पर? 41 नंबर पेज पे आ जाना है पीडीएफ की। समझ में आ गया? 47 लिख रखा ऊपर, लेकिन 41 नंबर पेज पे आ जाना है पीडीएफ को आपको। लेकिन खुलते 41 नंबर पेज पे आना तभी पीडीएफ देखने को मिलेगी इस सब्जेक्ट की। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मानव शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके इतिहास एवं प्रमुख शाखाओं की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? मानव शास्त्र की परिभाषा देनी है तथा इतिहास की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं मानव शास्त्र से संबंधित, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शास्त्र दो ग्रीक शब्द एंथ्रोपोस मानव और लोगस अध्ययन से बना हुआ, मतलब मानव शास्त्र है ना, एंथ्रोपोलॉजी वो दो शब्दों से बना हुआ है। जिसमें क्या है, एंथ्रोपोस का अर्थ होता है आपके सामने मानव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। कोई भी शब्द के पीछे लोगस लग जाता है तो आप समझ लेना उसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन ही होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मानव का विज्ञान। यह एक ऐसा विषय है जो मानव के उद्भव, विकास और शारीरिक संरचना, समाज और संस्कृति की संपूर्णता का अध्ययन करता है। ये एक ऐसा विषय है भाई, एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे मानव समाज के बारे में अपन पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पूरा जो मानव समाज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मानव, उसका उद्भव कैसे हुआ, सबसे पहले मानव इस सृष्टि पर आया तो कैसे आया उसके बारे में, उसने धीरे धीरे विकास कैसे किया। समझ में आ गया? आज मनुष्य को देखते हो, आज वो इतना समझदार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया है। लेकिन पहले दिन से थोड़ी था, पहले अपने भाषाओं का ज्ञान नहीं था, पहले औजार नहीं थे, पहले मशीनें नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे। हमने धीरे धीरे समय के साथ क्या किया, सभी चीजों को विकसित किया, सभी चीजों को बनाने का काम किया। हमारा शरीर भी वैसे नहीं हुआ करता था। बहुत सी जो वैज्ञानिक आपके सामने जो रिसर्च हुई उसमें पता चलता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा था, बंदर के जैसे था। समय के साथ बदलाव आया और समाज और संस्कृति में भी बदलाव देखने को मिला। प्रसिद्ध मानव शास्त्री कोरबर के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य का विज्ञान है ना। प्रसिद्ध मानव शास्त्री कोरबर का क्या कहना है? मानव शास्त्र मनुष्य का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान है उससे संबंधित विज्ञान है। कौन सा? मानव शास्त्र। इतिहास की बात करें, मानव शास्त्र का इतिहास मानव की जिज्ञासा जितना ही पुराना है। मतलब मानव शास्त्र का जो इतिहास है ना, वो मनुष्य की सोचने की जो क्षमता है, मनुष्य की जो जिज्ञासा है उतना ही पुराना। जितने मनुष्य की सोचने की जिज्ञासा है उतना ही पुराना मानव शास्त्र सब्जेक्ट है। जब यूनानी दार्शनिकों हेरोडोटस, जिन्होंने अक्सर पहला मानव वैज्ञानिक कहा जाता है, ने विभिन्न संस्कृतियों का वर्णन किया था। अगर इस विषय की प्रासंगिकता की बात करें, इस विषय की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत अगर अपन ऐसे समझ सकते हैं, जब यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस, जिन्होंने क्या कहा, जो पहले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मनुष्य से संबंधित जितनी संस्कृतियां हैं उसके बारे में बताया था, वो पहले मनोवैज्ञानिक थे। हालांकि एक सुव्यवस्थित विज्ञान लेने पर इसमें काफी समय लगा। भाई कोई भी एक विषय होता है
उसको एक वास्तविक स्वरूप आज के समय जैसा है उस वास्तविक स्वरूप आने में उस पर काफी समय लगता है। क्या होता है, उसको आज के जैसा विषय बनने पर काफी समय लगता है, और इसी प्रकार से जो एक सुव्यवस्थित विज्ञान बनने में इसको काफी समय लगा। लगभग इसका विकास कब होता है, 19वीं शताब्दी के आसपास। कब होता है, 19वीं शताब्दी के आसपास इसका जो आज का स्वरूप है वो देखने को मिला है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत 1859 में वैज्ञानिक आधार पर दिया। चार्ल्स डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, कैसे मनुष्य का विकास हुआ। पहले मनुष्य बंदर था, धीरे धीरे समय के साथ उसमें बंदर से वो कैसे एक मनुष्य बनता है, उसका पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो आपके सामने 1859 में डार्विन के द्वारा दिया गया। कैसे मनुष्य के जो जेनेटिक्स होते हैं उसके माता पिता से उसके अंदर गुण आते हैं, गुणसूत्र का सिद्धांत भी बोलते हैं, वो दिया गया। इसके बाद में टाइलर, एल.एच. मॉर्गन, जेम्स फ्रेजर जैसे विद्वानों ने प्रारंभिक सिद्धांतों को आकार दिया। उसके बाद में क्या अलग अलग प्रकार के सिद्धांतवादी आते हैं, जिसमें टाइलर हो गए, मॉर्गन हो गए, जेम्स फ्रेजर जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आते हैं, जिन्होंने क्या आज के जो सिद्धांत है, आज के समय के जो सिद्धांत को वास्तविक स्वरूप देने का काम किया। क्या काम किया, आज के समय के जो सिद्धांत है उनको जैसा वास्तविक स्वरूप देने का काम किया। प्रमुख शाखाएं, मानव शास्त्र की मुख्य रूप से 4 विशाल शाखाओं में विभाजित किया गया। क्या किया गया, मानव शास्त्र है जो मनुष्य का शास्त्र है उसको लगभग 4 प्रमुख शास्त्रों में विभाजित किया गया है। किसमें किया गया है, 4 अलग अलग प्रकार की प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला है शारीरिक व जैविक मानव शास्त्र। कौन सा है, शारीरिक व जैविक मानव शास्त्र कौन सा होता है भाई, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यह मनुष्य की उत्पत्ति, उसके जैविक विकास, अनुवांशिकी और मानव प्रजातियां, रेस की शारीरिक विभिन्नताओं पर अध्ययन करता है। क्या करता है आपके सामने, शारीरिक और जैविक मानव शास्त्र क्या करता है कि मनुष्य का जैविक बायोलॉजिकली विकास कैसे हुआ। इंसान के हाथ जो हैं वो आज के समय क्या पहले भी वैसे थे, क्या उसका स्कल शरीर जो चेहरे का आकार है क्या वो वैसे हुआ करता था, पैर कैसे हुआ करते थे, और अनुवांशिक पहले मनुष्य कैसे हुआ करता था, उसका शरीर आकार कैसे हुआ करता था, आज कैसा है, इन सब चीजों के बारे में कहां पर पढ़ते हैं अपन, जैविक मानव शास्त्र में पढ़ते हैं। कहां पर पढ़ते हैं, जैविक मानव शास्त्र में इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, कौन सा मानव शास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव शास्त्र। यह विश्व भर में विभिन्न समाज, जीवन शैलियां, धर्म, नातेदारी, विवाह, कला और राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्या करता है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र क्या समझाता है कि पूरी दुनिया भर में जो अलग अलग प्रकार के जो समाज हैं उनकी जीवन शैली कैसी है, वो किस धर्म को मानते हैं, उनकी रिश्ते नातेदारी कैसे निभाते हैं, विवाह, कला जैसे जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो आपके सामने आर्थिक जो समाज है उसके बारे में अपने को बताता है। किसके बारे में बताता है, जो आज के समय का जो समाज कैसा है, जीवन शैली कैसी है, धर्म नातेदारी कैसी है, इन सब चीजों का अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं, तुलनात्मक रूप से अपन अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक मानव शास्त्र, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यह शाखा पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त भौतिक अवशेष, औजार, बर्तन, खंडर के आधार पर अतीत की विलुप्त सभ्यताओं और संस्कृतियों का पुनर्निर्माण करती है। क्या करती है, पुरातात्विक मानव शास्त्र क्या करता है, पृथ्वी की खुदाई में जो अपन पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो भौतिक अवशेष देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भौतिक अवशेष देखने को मिलते हैं, जिसमें औजार, बर्तन व खंडर के आधार पर जो काफी जो सभ्यताएं विलुप्त हो चुके हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है उसको अपन ने खोदा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा जैसी सभ्यताएं हैं, इनको अपन ने खोदकर जब इनको खुदाई की तब पता चला कि वहां के समाज कैसे हुआ करते थे। कालीबंगा में काली चूड़ियां मिलती हैं, है ना, मोहनजोदाड़ो में आपके सामने नगरीय व्यवस्था, हड़प्पा में नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हमें पता चलता है प्राचीन समाज सभ्यताएं किस प्रकार की हुआ करती थी, किन देवी देवताओं को वो पूजते थे, किन लोगों को कैसा उनका समाज हुआ करता था, हर चीज का अपन को ज्ञान होता है। किसके माध्यम से, जो आर्कियोलॉजिकल अपन जो खुदाई करते हैं उसके माध्यम से। भाषाई मानव शास्त्र, भाषाई मानव शास्त्र क्या कहता है, यह मानव भाषाओं की उत्पत्ति, विकास, रचना और भाषा और संस्कृति के बीच में गहरे जो संबंध होते हैं उसका विश्लेषण करता है। भाषाई मानव शास्त्र क्या करता है, भाषा की उत्पत्ति, कोई भी भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसकी, कोई भी भाषा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताता है। उसकी विकास कैसे हुआ, कोई भी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, भाषा और संस्कृति, किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, उसके पीछे क्या संस्कृति रही उसके बारे में भी
बताता है। समझ में आ गया? तो ये मानव शास्त्र के अलग अलग भाग है भाई। इसमें शारीरिक मानव शास्त्र है, सामाजिक, पुरातात्विक और भाषाई मानव शास्त्र है। हर एक मानव शास्त्र का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना लक्ष्य है, उसी के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष, मानव शास्त्र उन शाखाओं के माध्यम से मनुष्य के समय, अतीत से वर्तमान तक के स्थान, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में समझाने का अनूठा प्रयास है। मतलब मानव शास्त्र इन जितनी भी जो शाखाएं हैं, इसके माध्यम से मनुष्य का जो जीवन कालखंड है वो किस प्रकार से था, अतीत से लेकर वर्तमान तक की बात करें, उसके बारे में संपूर्ण रूप से हमें समझाने में मदद करता है। क्या करता है? संपूर्ण रूप से हमें समझाने में मदद करता है कि मनुष्य पहले कैसे हुआ करता था, आज का मनुष्य कैसे हुआ करता है। हर चीज के बारे में बताने पर हमें मददगारी सिद्ध होता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृति की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख लक्षण और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? संस्कृति क्या होती है उसकी परिभाषा देनी है, उसके प्रमुख लक्षण और विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो हमें बताना है समाज में संस्कृति क्या होती है, उसके पीछे क्या लक्षण होते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं संस्कृति की परिभाषा। मानव शास्त्र में संस्कृति, कल्चर का अर्थ केवल कला व संगीत ही नहीं है। मतलब अगर अपन बात करें मानव शास्त्र में जो संस्कृति है, क्या है? संस्कृति है, उसका अर्थ केवल कला व संगीत ही नहीं है। मतलब अगर मानव शास्त्र है उसमें संस्कृति का अर्थ ये नहीं है कि संगीत या कॉपी जो किताबें होते हैं, लोगों का रहन सहन होता है, खान पान, वही नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीने का तरीका। मतलब कोई भी मानव और कोई भी मनुष्य किसी जलवायु में, किसी स्थान पर किस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करता है, वही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है। मतलब रहने सहने का तरीका, खान पान करने का तरीका, बोलने का तरीका, उनके धर्म, उनकी बोलचाल, उनकी समाज कैसा है, उनके आपस में मिलजुल कर किस प्रकार से रहते हैं, है ना, उनकी प्रथाएं कैसी हैं, सब चीजें आपके सामने किसमें आती हैं? संस्कृति के अंदर आती हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है सिर्फ कला व संगीत। यहां पर ब्रिटिश मानव शास्त्री ईवी टाइलर 1871 में कहते हैं, उनका कहना था संस्कृति वह जटिल समग्रता है जो ज्ञान, विश्वास, कला व नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य द्वारा समाज के सदस्य से प्राप्त होती है। मतलब हर वो चीज जुड़ती है, जटिल प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, समझ में आ गया? क्या जुड़ता है? ज्ञान। आपको जो ज्ञान है वो आपके पास जो ज्ञान है, संस्कार है, मूल्य, वो अपने बच्चों को दोगे, वो अपने बच्चों को देंगे, है ना। विश्वास, भाई आप किस धर्म पर विश्वास करते हो, समाज पर, लोगों का आप पर आपका कितना विश्वास है, वो कला, रहने सहने का तरीका, खान पान, बोलने का तरीका, आपके संस्कार, कानून और प्रथाएं, आपके संस्कार कैसे हैं। भाई आपके संस्कार जैसे वो यूरोप में हो सकते हैं, नहीं हो, अपने यहाँ पर जो चीजें अवैध मानी जाती है वो वहां पर वैध हो, अपने यहाँ पर मांस खाना थोड़ा वर्जित माना जाता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को, है ना। और सब चीजें अलग अलग हिसाब से देखी जाती हैं। कानून और प्रथाएं, आपके सामने जो कानून, अलग अलग प्रकार के जो सरकारी जो कानून बनाती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, जैसे अपन होली दिवाली पर जो कैसे रहते हैं, एकजुट रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, है ना, इन सब चीजें द्वारा कैसे ये सब चीजें इंसान को कैसे मिलती हैं? समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त की जाती हैं। आप जिस समाज में रहते हो, हर समाज के अंदर ये सब चीजें अलग अलग होती हैं और उन्हीं के हिसाब से आपको मिलती हैं। अन्य सभी क्षमताएं और आदत भी इसमें शामिल होती है। क्या होती है? इसमें अलग अलग प्रकार की आपकी जो कैपेबिलिटी होती है और जो आपकी आदतें होती हैं, उन सब चीजों से संबंधित सबकी सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। संस्कृति के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं, कोई भी संस्कृति होती है ना, उसके पीछे क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संस्कृति सीखी जाती है। क्या होती है? कोई भी कल्चर होता ना, संस्कृति जन्मजात या अनुवांशिक नहीं होती है, बल्कि एक बच्चा अपने समाज में जन्म लेने के बाद में अपने परिवार और समाज की भाषा, व्यवहार और नियमों से सीखता है। क्या होता है? कोई भी संस्कृति है ना, वो बच्चे को जन्मजात नहीं मिलती है। आप क्या हुए भाई, एक बात, यह अनुवांशिक नहीं होती है। आप क्या हुए, आप पैदा तो राजस्थान के अंदर हुए, लेकिन आपके माता पिता की सरकारी नौकरी बेंगलोर के अंदर लगी थी, वो वहां पर चले गए, अब वो बच्चा वहां की भाषा, वहां का रहन सहन, वहां का तरीका सीखेगा। अगर जीवन भर वहीं पर रहेगा तो आपकी राजस्थानी भाषा थोड़ी आएगी, नहीं आएगी। तो कोई भी बच्चा होता है, उसको संस्कृति उसकी जन्मजात या अनुवांशिक नहीं मिलती है, बल्कि एक बच्चा अपने समाज में जन्म लेने के बाद में अपने परिवार या समाज से भाषा, व्यवहार, नियम सीखता है। इस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, वो अब था राजस्थान का, लेकिन वहां पर जाकर रहने लगा है, तो वहां का समाज के हिसाब से चीजों को सीखेगा।
तो यही है, ये चीजें अनुवांशिक और जन्मजात नहीं है। एक बच्चा जहां पर रहता है वहां के परिवार और समाज की जो भाषा होती है, नियम कायदे होते हैं, वो सीखता है। उसी को किसके नाम से जाना जाता है? सामाजिकरण के नाम से जाना जाता है। अब थे वो जन्म लेता है, मारवाड़ी बोलो, हिंदी बोल हो, इंग्लिश बोलते हैं, था जी में दिक्कत वो जा जी में चलाव लग जाए, चक्कर आने लग जाए। लेकिन अगर थे यूरोप में पैदा होता तो इंग्लिश बोलता आता के कोई नहीं आता, हिंदी बोलता चक्कर आता था, है ना। तो यही है, जैसे आप समाज में रहोगे उसी प्रकार की भाषा संस्कृति को आप सीख लेते हो। संस्कृति का अगले वाला पॉइंट है संस्कृति स्थानांतरित होती है। मतलब संस्कृति क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे होती है। अब आपकी देखो शादी विवाह में महिलाएं आपस में गीत गाती हैं, गीत मतलब जो संगीत गाया जाता है ना, चार महिला आपस में बैठ के गाती हैं। क्या उन्होंने कोई नोट्स पढ़े हैं? क्या किसी की क्लास देखी है? क्या यूट्यूब से सीखे हैं? क्या नहीं सीखे। कैसे सीखे? वो आपके सामने, भाई आपके बहन भी वो धीरे धीरे गाना सीख गई, कैसे? वो उनके जाके बैठते हैं, धीरे धीरे वो गाते हैं तो उनके पीछे पीछे वो भी गाना सीख जाती है ना। क्या आपको किसी ने सिखाया था कि होली के बाद में गुलंडी आती है और आपको रंग लगाना है? किसी ने सिखाया है? क्या आपको यूट्यूब पर देखा है? नोट्स देखे हैं क्या आपने? नहीं देखे होंगे। दीपावली पर दीपक जलाया जाता है, क्या आपने कभी कोई नोट्स पढ़े? क्या नहीं पढ़े। आपने आसपास के लोगों को देखकर वो चीजें समझी है ना। माँ बाप का रिस्पेक्ट, माँ बाप की सम्मान करना चाहिए, समाज में मिलजुल के रहना चाहिए। किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर पे आपके सामने जाकर अपन बैठते हैं 12 दिन, भाई जितने दिन भी, है ना। कोई अगर शादी ब्याह होता है तो उनके भी अपन एंजॉयमेंट करने जाते हैं, उनके काम करवा कर आते हैं। ये सब चीजें होती है ना अपने समाज में। तो ये सब चीजें अपने कहां से सीखी? नोट्स पढ़ के सीखी है क्या? नहीं, अपने समाज के आसपास से सीखी है। तो यही है, जो समाज में जो संस्कृति होती है वो कोई भी व्यक्ति कैसे सीखता है? भाई आपके सामने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होती है। भाषा और प्रतीकों का माध्यम से पूर्वजों को ज्ञान नए बच्चों तक पहुंचता है। आपका जो भाषा का ज्ञान है ना, वो आपके पूर्वज जो माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, उनके समाज के आसपास के लोग हो गए, उसके माध्यम से आपके पास पहुंचता है। समझ में आ गया? सांस्कृतिक सामाजिक है, सोशल। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। जो संस्कृति है ना, वो ऐसे नहीं कि किसी एक व्यक्ति की जागीरदार, नहीं। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज के द्वारा साझा की जाती है। मतलब संस्कृति किसी एक व्यक्ति के क्षेत्र अधिकार की चीज नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा समाज है ना, वो उसका अधिकार में आता है। क्या करता है? पूरे के पूरे समाज के लोग उसको अधिकार में रखते हैं। केवल एक व्यक्ति संस्कृति को निर्माण नहीं कर सकता, केवल एक व्यक्ति ही पूरी संस्कृति उसका निर्माण नहीं करता, पूरा समाज मिलकर संस्कृति का निर्माण करता है। समझ में आ गया? आप ही कोई नई रीत चला दो, चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। समझ में आ गया? सारे समाज अगर मिलजुल कर उस काम को करता है तभी होता है। संस्कृति परिवर्तनशील है। संस्कृति की कोई जड़ या मूर्त वस्तु नहीं है। समय के साथ नई खोज व नई संस्कृतियां संपर्क में आने से निरंतर परिवर्तन हो जाता है। भाई आप तो जींस पैंट पहनते होंगे, आप में से अधिकतर। आपके दादाजी ने या आपके दादाजी के दादाजी ने कभी जींस पैंट पहनी है क्या? नहीं पहनी उन्होंने। आप तो चाउमीन बर्गर खाते हो, पूछना भी था आपके दादाजी ने कि आजकल तो आपने खिला दिया होगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने कभी खाया था कि आपकी अपनी जवानी में? नहीं खाया होगा। समझ में आ गया? पहले लड़कियां स्कूल में नहीं जाती थी, आज के समय जाती हैं, आगे भी पढ़ाई करती हैं, है ना। पहले आर्मी में नहीं जाती, आजकल आर्मी में जाने लगी। तो समय के साथ बदलाव होता रहता है। संस्कृति ऐसे नहीं कि भाई एक ठप्पा लगा दिया यही संस्कृति है। समय के साथ आजकल आपकी भाषा में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश व हिंदी के शब्द बढ़ गए होंगे, है ना। आजकल की भाषा में मीम का ज्यादा प्रयोग करने लगे अपन, अपने वाली जनरेशन। मीम का भी प्रयोग होने लग गया है, मीम्स का। सोशल मीडिया प्रभाव देखने को मिलता है। आपके दादा को तो नहीं पता था ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, नहीं पता था ना। तो यही है, समय के साथ संस्कृति, भाषा और चीजों में बदलाव आता रहता है। संस्कृति अनुकूलकारी है। संस्कृति मनुष्य को अपने भौतिक व भौगोलिक पर्यावरण में ढलने पर मदद करती है। क्या करती है? संस्कृति, कोई भी मनुष्य होता ना, उसको उस ज्योग्राफी में, उस भूगोलिक क्षेत्र में क्या करती है? उस भूगोलिक वातावरण में ढलने में मदद करती है। क्या करती है? जो भूगोलिक जो वातावरण आसपास देखने को मिलता है उसमें उस व्यक्ति को ढलने पर मददगारी होती है। उदाहरण के लिए ठंडे प्रदेशों के लोगों की पोशाक व खान पान वहां के पर्यावरण के अनुकूल उनकी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। अब भाई आप ठंडे, अगर आप साइबेरिया में चले गए, रशिया में चले गए और आप वहां पर खाओ, मैं तो को नहीं खाऊं मांस मीट, मैं तो खाऊंगा सिर्फ बोले योई के बोले आखिरी शुद्ध शाकाहारी भोजन, कठियो खाओगा उठे गई को नहीं, खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है थारी। समझ में आ गया? भोजन वहीं पर भाई आपके सामने शाकाहारी भोजन मिल ही नहीं सकता, बर्फ पड़ती है वहां पर, बर्फ इतनी पड़ती है, अगर आपने अच्छा गर्म पानी एकदम
अगर उसको उछाल दिया तो वो नीचे आने से पहले जम जाता है, तो कहां से उगेंगी फसलें? नहीं उगेंगे, है ना। और वो इतना दूर का एरिया होता है, वहां पर आप स्टोर करके भी आपके सामने आसानी से ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, झीलें होती है, वहां पर मछलियां निकाल कर खाई जाती हैं भाई, समझ। तो ज्योग्राफी आप कोई भी ये समझते हैं ना, अपन एक आज के समय क्या होगा, सोशल मीडिया में अपन एक चीज का झंडा लेकर बैठ जाते हैं कि बोले मैं तो यही काम करूं, दूसरों तो करूं, दूसरी चीज गलत है, मैं सही हूं, दूसरी चीज गलत है। जैसे अपन अपने धर्म को मानते हैं, जैसे भाई आपका कोई भी धर्म आप मानते हो, तो अपन क्या करते हैं, दूसरे धर्म के व्यक्ति तो गलत है बोलियो, वह करीब सब गलत है, मालूम सही है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का निर्माण किया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहे हैं। थारा बाप दादा परदादा बड़का करके गए ना, वह कोई भी काम करे वह बहुत समझदारियों करे, है ना। तो यही होता है, आपका धर्म, आपके विचार, आपके समाज, आपकी जाति, आपकी समझ ही सर्वप्रिय नहीं है बेटा। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी जगह सही है ना। बस फर्क इतना ही है कि आपके पास उतनी समझ नहीं है उन सब चीजों को समझने के लिए। जिस दिन आपके पास उतनी समझ आ जाएगी, आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी उनकी जगह रहने लग जाओगे, तो आपको भी पता चल जाएगा वो सब चीजों का महत्व क्या है। समझ में आ गया? तो बस शिक्षा का यही महत्व कि आप ये समझ पाओ कि आप जो कर रहे हो वो भी सही है, दूसरा कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। संस्कृति मनुष्य का अद्वितीय गुण है, मनुष्य को दूसरों गुण है जो उन्हें जानवरों से अलग करती है। भाई कदे भी आपके सामने थे कोई कुत्ता बिल्ली, आपके सामने होने कोई, मान ले भाई कोई होली मनाता देखियो कि, दीपावली मनाता देखियो कि, और के बोले अपने रमजान मनाता देखियो कि, है ना। और जो बौद्ध धर्म बुद्ध पूर्णिमा मनाता देखियो कि, और जो एक और धर्म है ना अपना क्रिसमस मनाता देखियो, कदे कौन देखे होगो, है ना। बा आपका रामो जीवन है। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? संस्कृति का फर्क है। समझ में आ गया आपको? जो हमारे विचारों, हमारे व्यवहारों और भौतिक दुनिया से हमें क्या करती है, अलग करती है। अगले वाला पॉइंट है, मानव शास्त्र के विकास प्रक्रिया एक विषय के रूप में उसके उद्भव की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? मानव शास्त्र का विकास कैसे होता है, उस प्रक्रिया और एक विषय के उद्भव के बारे में अपने को व्याख्या करनी है। अगले वाला है, मानव शास्त्र के विकास की प्रक्रिया। एक अकादमिक अनुशासन के रूप में मानव शास्त्र का उद्भव रातों रात नहीं हुआ है। मानव शास्त्र उन्हीं की बोले रात ने सोया सुबह उठकर ओ शास्त्र बोले ओ लो मानव शास्त्र बन गो, ऐसे नहीं हुआ। मानव शास्त्र का निर्माण समय लगता है हर चीज का निर्माण होने में। यह सदियों के बौद्धिक विकास का परिणाम है, मतलब रातों रात नहीं। समय के साथ मनुष्य की जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता, उसमें विकास हुआ, उसी के साथ इस विषय में भी विकास हुआ। इस विकास प्रक्रियाओं को निम्नलिखित आपके सामने चरणों से समझ सकते हो। अगर आप इस विषय को समझना चाहते हो तो इस विकास प्रक्रिया को आप धीरे धीरे कैसे समझोगे? पहले प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास के साथ साथ मानव शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। जो भाई ग्रीस है आज के समय, जो आपके सामने जो ग्रीस देश है, उस देश के आपके सामने एक हेरोडोटस नामक एक दार्शनिक विचारक होया करता। उन्होंने आपके सामने क्या है, इतिहास में मानव शास्त्र के सबसे पहले विचारधाराएं दी, दार्शनिक विचारधाराएं दी, तो उन्हीं को मानव शास्त्र का जनक भी माना जाता है। उन्होंने मिस्र और फारस की संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने क्या किया, मिस्र और फारस की जो संस्कृतियां उसके बारे में उन्होंने गहराई के बारे में बताया कि कैसे मिस्र की संस्कृति कैसे है, फारस की संस्कृति कैसी है। रोमन विद्वान में विभिन्न समाजों में लिखा गया है। इन्होंने भाई अपने समाज के बारे में लिखा कि हमारा समाज इस प्रकार से हुआ करता था। लेकिन ये अध्ययन दार्शनिक अधिक था, वैज्ञानिक कम। लेकिन ये जो अध्ययन इनके द्वारा किया गया, इसमें दर्शन की बात ज्यादा थी। किसकी? दर्शन की बात ज्यादा थी, क्योंकि भाई उसमें विज्ञान था ही नहीं। अब आया आप ये कह दोगे भाई हेरोडोटस बोले न्यूटन को तीसरा नियम क्या कौन बताए? अरे ज्ञानी को नहीं हो, यदि विज्ञानी को नहीं हो इतनो वो कठिन न्यूटन को तीसरा नियम लगा के देखो क्यों। समझ में आ गया आपको? तो आपके सामने यही है, उस समय क्या दार्शनिक विचार ज्यादा थे, धर्म का संबंध ज्यादा था, संस्कृति लोगों का आपस में एक मेल जोल ज्यादा था, विज्ञान की बातें कम थी। फिर पुनः जागरण का युग 15 से 18वीं शताब्दी, कोलंबस, वास्को डिगामा, कुक जैसे नाविकों ने दुनिया को अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की खोज की। क्या की? कोलंबस, वास्को डिगामा और कुक जैसे जो नाविक होते हैं, इन्होंने क्या किया, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे देशों की खोज की। तो यूरोपियन ने उसमें अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने देखा अरे इनका तो रहना सहना अलग है, इनके पास इतनी संस्थाएं, इतने संसाधन है, इतने इनके पास चीजें हैं, लेकिन इनका सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं,
है ना। तो उनका अलग लोगों से संस्कृति सेवा, तो मिशनरियों, यात्रियों, व्यापारियों ने इनके अनोखे लोगों के बारे में विवरण लिखा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो यूरोपीय लोग थे उनके पास समझ तो थी, शिक्षा भी थी, उनके पास विज्ञान भी था, उनके पास आधुनिक तकनीक भी आ चुकी थी, इसीलिए वो आधुनिक तकनीक के माध्यम से एशिया में आए जहां पर चीजें बहुत थी, संसाधन बहुत थे, लेकिन आपके पास में समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, आधुनिक शिक्षा नहीं थी, तकनीक नहीं थी। तो यहां पर आके उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखा, उन अनूठी संस्कृतियों के बारे में लिखा। 19वीं शताब्दी और विकासवाद, मानव शास्त्र का एक सच्चा वैज्ञानिक बनने का श्रेय, सच्चा वैज्ञानिक, सच्चा विज्ञान बनाने का श्रेय 19वीं शताब्दी में जाता है। मानव शास्त्र जैसा विषय उसको सच्चा एक वैज्ञानिक विषय बनाने का श्रेय कब जाता है, 19वीं शताब्दी में, जब 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया, तब पहली बार मानव शास्त्र का वैज्ञानिकरण हुआ। इसी जीववाद विकासवाद से प्रेरित हुआ, और जो जैविक विकासवाद, मतलब मनुष्य का, कोई भी मनुष्य होगा, कोई भी जानवर होगा, उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा। पहली बार विकासवाद, मानववाद को, मानव शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से समझने लगे लोग। E.B. टाइलर, A.H. मॉर्गन जैसे विद्वानों ने सामाजिक विकासवाद के सिद्धांत को बारे में प्रेरित। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक विषय के रूप में उद्भव, कैसे उसका एक विषय के रूप में उद्भव। 19वीं शताब्दी के अंत में व 20वीं सदी के शुरुआत में मानव शास्त्र विश्वविद्यालय को एक स्वतंत्र रूप में स्थापित किया। क्या किया गया, 19वीं शताब्दी व 20वीं शताब्दी के बीच में मानव शास्त्र के विश्वविद्यालय के रूप में स्वतंत्र रूप से उपनिवेशिक शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस और उसके अधीन देश भारत, अफ्रीका को शासन करने के वहां के लोगों की संस्कृति समझना जरूरी था। अब जो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे लोग, जो देश हैं जिन्होंने भारत और आपके सामने अफ्रीका जैसे देशों पर राज किया, अगर वो क्यों राज कर पाए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को धीरे धीरे समझने लग गए थे, तभी तो कर पाए भैया आपके सामने, जिसमें मानव शास्त्रीय शोध ने आर्थिक मदद मिली। जिसमें क्या हुआ, जो अलग अलग प्रकार के जो मानव शास्त्रीय जो लोग हैं जिन्होंने शोध करके, रिसर्च करके, जो रिसर्च करने के लिए उन्होंने पैसा दिया, उसके माध्यम से उन्होंने अपना स्थापित करना शुरू किया। जिसमें फ्रेंच बोस, ब्रोकिन, ब्रानिस्ला मेनिस्लोवी जैसे विचारकों ने कुर्सी पर बैठकर पढ़ाने वाले विषय से निकालकर एक प्रत्यक्ष क्षेत्र कार्य के आधार पर कठोर वैज्ञानिक अनुशासन में बदल दिया। पहले तो क्यों भाई किताब कॉपिया का माध्यम समझा करता है समाज ने, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर दिया, समाज ने वैज्ञानिक ढंग से अनुभव के आधार पर समझन पे बना दिया। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अगर समय रहा तो एक और क्लास 20 के ऊपर जरूर से देखने को मिलेगी, पार्ट 2 भी इसका जरूर से देख लेना, अभी आधा ही पढ़ाया मैंने।